नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे व्याख्याता भर्ती में अपनी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की जो सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज है, उसमें अपने एक निबंध जोड़ा गया है, कविता क्या है, आचार्य शुक्ल जी का। तो उस कविता क्या है निबंध से संबंधित अपन कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हैं, उनका अध्ययन करेंगे। अगर विस्तार से आप लोगों को पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से कविता क्या है निबंध पढ़ सकते हो, परंतु देखिएगा आप 3 4 5 बार उसको पढ़िएगा, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ जाए तो अच्छी बात है, वरना लगता नहीं है कि वो निबंध अपने पल्ले पड़ जाए। आज का अपना पहला प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल के ऊपर उठा करके लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है, तो कौन ले जाती है? कविता ले जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा? कविता ले जाती है। ये निबंध की शुरुआत की पंक्तियों में ही आपको मिल जाएगा कि मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित जो मंडल है ना, उससे ऊपर उठा करके लोक सामान्य भावभूमि पर वो ले जाती है। तो वो काम कौन करता है? कविता करती है। हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। क्या कहलाती है? रस दशा। आचार्य शुक्ल ने एक परिभाषा दी है कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, इसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी में शब्द विधान करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। ये कविता की परिभाषा शुक्ल जी के द्वारा दी गई है। आत्मा की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? अभी अपन ने पढ़ा है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्ञान दशा। और उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी में जो शब्द विधान करती है, उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। ये परिभाषा अपन ने 2 3 बार रिवीजन होगी, इसलिए अपने वो अच्छे से याद हो गई है। अगला प्रश्न है अपना कि वन, पर्वत, नदी, निर्जन, वृक्ष आदि काव्य के संबंध में रूप रखते हैं। यानी ये वन है, पर्वत है, नदी है, निर्जन है, वृक्ष है, निर्जर झरने होते हैं, ये काव्य के रूप में मतलब किस प्रकार से संबंध रखते हैं? तो ये सहचर हैं अपने। क्या हैं? सहचर। अपन पढ़ते हैं निबंध तो बीच में आती हैं ये पंक्तियाँ। क्रोध, घृणा, लोभ आदि भावों के बोध दर्शन में क्या कहते हैं? यानी क्रोध है, घृणा है, लोभ है, ये सभी भाव हैं, वो मतलब है जो बोध दर्शन है उसमें उनको क्या संज्ञा दी गई है? तो अरूपराग की संज्ञा है वो दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? इनको अरूपराग कह करके संबोधित किया गया है कि क्रोध है, घृणा है, लोभ है, ये सभी अरूपराग है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जो हमारी स्मृतियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों ही कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। कविता की जो आवश्यकता वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। निबंध को आप 2 3 बार पढ़ोगे तो ये सारे प्रश्न आप बिल्कुल आसानी से कर लोगे। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। पर अगला प्रश्न है कि वह मानव ढूंढती हुई, यानी वह मानव ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागते फिरते हो। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध में ये बात है वो किसके लिए कही है? तो ये पुरानी छत पर उगी हुई घास के बारे में बात कही गई। यानी पुरानी जो छत है उस पर घास उग जाती है, वहाँ पर मिट्टी जमा हो जाती है, मिट्टी के अंदर क्या है कि घास फूस के जो बीज अंकुरित हो जाते हैं, तो वो पूछती है, ऐसे ढूंढती हुई पूछती है कि तुम हमसे दूर दूर क्यों भागते फिरते हो। अच्छा प्रश्न है। जो कोयल अपने विलास या फिर शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उसे उसमें कमी रहती है, यानी उसमें किस चीज़ की कमी रहती है? तो रागात्मक जो सत्व होता है उसकी कमी उसमें रहती है कि विलास या फिर शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उसमें रागात्मक सत्व की क्या है? कमी है। अगला प्रश्न है अपना कि संस्कृत का वह कवि जो अपने मार्मिक एवं तीव्र अंतर्व्यक्ति विधान के लिए प्रसिद्ध है। ये तो एक ही कवि का नाम आया पूरे निबंध में, ध्यान रखना, कालिदास। कौन है? कालिदास। कोई कवि का नाम पूछ लेना तो अपने को कालिदास ही कर देना है। कविता क्या है निबंध में? आचार्य शुक्ल ने काव्य दृष्टि के कितने रूप बताए? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है ये। कितने रूप बताए हैं? 3 रूप हैं, वो बताए हैं।
ठीक है। संसार में अधिकतर कविताएं किस क्षेत्र में हुई है, यानी संसार में अधिकतर जो कविताएं लिखी हैं वो किस क्षेत्र में लिखी गई हैं, तो नर क्षेत्र में लिखी गई हैं। श्रृंगार के उद्दीपन रूप में रति भाव किस में होता है, यानी श्रृंगार का उद्दीपन रूप होता है उसमें रति का भाव किस में होता है, नायक और नायिका के प्रति होता है। उद्दीपन भाव नायक और नायिका के प्रति होता है। अगला है कि किस वर्णन में आई हुई वस्तुओं का मन में ग्रहण कितने प्रकार से हो सकता है, यानी कि किस वर्णन में आई हुई जो वस्तुएं हैं उसका मन में ग्रहण कितने प्रकार से हो सकता है, तो 2 प्रकार से हो सकता है। अगला है कि मनुष्यत्र बाह्य प्रकृति के दर्शन किस में मिलते हैं, यानी मनुष्य को बाह्य प्रकृति के दर्शन है वो किस में मिलते हैं, कुमार संभव में, रघुवंश में, कुमार संभव व रघुवंश दोनों में और शकुंतला में। तो इसमें देखिएगा आप लोग कुमार संभव और रघुवंश है ना, उसमें मिलते हैं अपन को, कुमार संभव और रघुवंश में। ये कालिदास के नाटक है। मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त करने वाली मूल प्रवृत्ति क्या कहलाती है, प्रवृत्त करने वाली मूल जो प्रवृत्ति है वो भाविकता होती है ना, भाव आत्मिकता। कौन सी होती है, भाव आत्मिकता, भावात्मिकता भी बोल सकते हैं अपन। किस बुद्धि के अंतर्गत किसी कर्म का अनुष्ठान देखा जा सकता है, यानी किस बुद्धि के अंतर्गत किस कर्म का अनुष्ठान देखा जा सकता है, जटिल बुद्धि के अंतर्गत। किस बुद्धि के अंतर्गत है, जटिल बुद्धि के अंतर्गत। किसमें कर्म की उत्तेजना नहीं होती है, शुद्ध ज्ञान होता है ना उसमें कर्म की कोई उत्तेजना नहीं होती है। शुद्ध ज्ञान जो होता है उसमें कर्म की कोई उत्तेजना नहीं होती है। अपने भाव प्रसार के द्वारा कर्मण्य के लिए कर्म अक्षेत्र का और विस्तार कर देती है, यानी कर्मण्य जो होता है कर्म करने वाला उसके लिए कर्म अक्षेत्र का और अधिक विस्तार कौन कर देती है, कविता। कौन कर देती है, ध्यान रखना, कविता। यहाँ पर बुद्धि बुद्धि ये ऑप्शन आपको जरूर मिलेंगे लेकिन अपन को कविता ही करना है। मनुष्य के हृदय में रागात्मक वृत्ति से उत्पन्न हुए भावों का विस्तार करने की सहयोगी वस्तु कौन सी है, ये सहयोगी वस्तु भी कविता ही होती है। कि मनुष्य के हृदय में रागात्मक वृत्ति जो होती है ना, यानी किसी के प्रति मन में भावना उमड़ना, रागात्मक वृत्ति का मतलब भावनाएं उमड़ना, रागात्मक वृत्ति उत्पन्न हुए भावों को का विस्तार कर देती है, तो कविता ही करती है वो, यानी कविता के माध्यम से वो अपने विचार प्रस्तुत कर देता है। अगला प्रश्न है कि किसकी वृत्तियां स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती, यानी किसकी वृत्तियां वो स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती हैं। तो इसमें है कि जिसमें काव्य के अनुशीलन से भाव विस्तार विस्तृत हो जाते हैं उसमें उसकी वृत्तियां स्वार्थबद्ध नहीं रह सकती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता क्या है निबंध पहली बार किस निबंध संग्रह में प्रकाशित हुआ था। तो आराम से ध्यान रखना, आपको चिंतामणि नाम जरूर मिलेगा परंतु ध्यान रखना चिंतामणि का पहले नाम था विचार विथि। क्या नाम था, विचारे विथि। हृदय की मुक्ति की साधना क्या कहलाती है, यानी हृदय की मुक्ति की साधना है वो भावावेग कहलाती है, भावा योग कहलाती है। अंग्रेजी के कवियों में किसकी दृष्टि सामान्य चिर परिचित सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती है, यानी अंग्रेजी का ऐसा कौन सा कवि है जिसकी जो दृष्टि है वो सामान्य चिर परिचित और सीधे साधे प्रशांत और मधुर दृश्यों में रहती है, तो वर्ड्सवर्थ। कौन थे, वर्ड्सवर्थ की। आचार्य शुक्ल ने किस काव्य को हिंदी का पहला महाकाव्य और उसके रचनाकार को हिंदी का प्रथम महाकवि माना। आई थिंक इसका जवाब आप लोगों को देना है ताकि पता तो चले आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, आप आराम से कर लोगे। इस प्रकार से अपन ने कविता क्या है जो निबंध है उसके बारे में पढ़ा। तो देखिए आचार्य शुक्ल जी ने जैसे श्रद्धा और भक्ति है, ये जितने भी निबंध लिखे हैं ना उन सभी निबंधों में कविता क्या है निबंध है अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। इसमें शुक्ल की कुछ पंक्तियां हैं वो प्रसिद्ध हैं, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि देखिएगा, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही क्या है, भक्ति है। आचार्य शुक्ल कहते हैं श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है जबकि प्रेम का एकांत है। प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है। लोग सामान्य उन्मुखी होता है परंतु प्रेम विशेष अनुमुखी होता है।
लोभ जो होता है वो सामान्य उन्मुखी होता है, परंतु प्रेम होता है वो विशेष उन्मुखी होता है। करुणाशील और सात्विकता के संस्थापक का भाव है। वेर, क्रोध और आचार का मुरब्बा है। ये कुछ विशेष पंक्तियां हैं और आचार्य शुक्ल की अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं कि ये कहाँ से ली गई है। प्रेम में सोपन है तो श्रद्धा में जागरण है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार से हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। इस प्रकार की जो कुछ महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो ध्यान में रखना। और ये जो चिंतामणि निबंध संग्रह है ये 4 खंडों में ध्यान रखना। प्रथम खंड का संपादन आचार्य शुक्ल ने किया था, इनमें कुल 17 निबंध है। दूसरे का संपादन है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था 1945 में, उसमें ध्यान रखिएगा कुल 3 निबंध हैं। तीसरे का नामवर्षि ने किया था और चौथे का कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि 1902 से 1939 तक कुल 47 उसमें निबंध संकलित हैं। पहले ये विचार विथि के नाम से लिखा गया था। निबंधों को आचार्य शुक्ल हैं, उन्होंने लिखा कि यदि गद्य कवि की कसौटी है, यदि गद्य कवियों की या फिर लेखकों की कसौटी है, तो निबंध है वो गद्य की कसौटी है। यानी भाषा की पूर्ण जो शक्ति का विकास है वो निबंधों से ही सबसे अधिक संभव हो पाया है। यह गद्य की या फिर निबंध की परिभाषा देकर के उसको सार्थक बनाया है। धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी शेयर करना और अंतिम जो आपको प्रश्न पूछा उसका जवाब भी कमेंट में जरूर लिखना।